दूसरे दिन यूनिट का झंडा लहराने की रस्म के बाद मैं ऑफिस में आकर बैठ गया और मुख्तलिफ फ़ाइलों का मुतालिया करने लगा। इनमें सिवाय सप्लाई एंड बैलेंस, इंतज़ामी अमूर, महकमाना कार्रवाइयों, अखराजात, एमुनेशन और राशन पानी की तफसील के सिवा कुछ नहीं था। दफतन एक सिख सूबेदार मेजर ने कमरे में दाखिल होकर सैल्यूट किया और कहा, सर क्वार्टर मास्टर सूबेदार मेजर बलविंदर सिंह हाजिर है। मैंने सर उठाकर पूछा, वेल सूबेदार, क्या बात है? सर, घी का राशन सिर्फ आज का रह गया है, कल यूनिट के जवानों को पूरियां नहीं मिलेंगी। कैप्टन वर्मा को रिपोर्ट कर दो। सिख सूबेदार सैल्यूट करके चला गया। मैं लोहे की अलमारी के पास खड़ा हो गया और अंदर रखी फाइलों और कागजात का जायजा लेने लगा। यहाँ भी मुझे कोई काम की चीज़ न मिली। इतने में लेफ्टिनेंट कपूर ने अंदर आकर सैल्यूट किया और बोला, सर यूनिट का मुआयना तैयार है। मैं समझ गया कि मुझे सुबह यूनिट के जवानों का मुआयना करना होगा। मैंने कहा, कैप्टन मल्होत्रा से कहो वो इंस्पेक्शन कर लेगा, मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ। ओके सर, ये कहकर वो वापस चला गया। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन वर्मा आ गया। सैल्यूट करने के बाद बोला, सर आपको कौन सी फाइल चाहिए, मुझे ऑर्डर करें। आप नए नए हैं, पता नहीं चलेगा। मैंने अलमारी बंद कर दी और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यूं ही दफ्तर की फाइलों पर एक नज़र डाल रहा था। कैप्टन वर्मा भी बैठ गया। मैंने कहा, घी का राशन ख़त्म हो गया है क्या? क्वार्टर मास्टर बलविंदर सिंह आया था। कैप्टन वर्मा ने कंधे उचका दिए, जांगली है सर, एकदम घी के 13 कनस्तर स्टोर में पड़े थे, सब ठीक है सर। फिर इसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप विष्णु हैं, मगर मेरा मतलब है आप विष्णु देव की पूजा नहीं करते। वो कैप्टन, बात यह है कि इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती पूजा पाठ करें कि यूनिट को संभालें। मैंने कहा, मैं समझ गया सर, मैं भी शिवाश्री को ही पूजा पाठ करने यहाँ शहर के मंदिर जाता हूँ। अब मैंने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए कहा, कैप्टन मैं अपनी पोजीशनों की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तुम जानते हो हमारा हमसाया मुल्क असला जमा कर रहा है, हमें चौकस रहना चाहिए। वो तो जांगली लोग हैं सर, इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाएगा कि याद करेगा, मगर हमारी तोपों की रेंज पाकिस्तान की रानी तोपों के मुकाबले में बहुत कम है, सिवाय एक तोप के। मैंने कैप्टन वर्मा के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, यही प्रिया नाम की वो बड़ी तोप थी जिसकी मार लाहौर तक जाती थी। कैप्टन वर्मा मेज पर आहिस्ता से हाथ मारकर बोला, सर यही तो वो गन है जो लाहौर शहर की ईंट से ईंट बजा देगी। इतनी बड़ी तोप साउथ ईस्ट एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। मैं प्रिया तोप की इंस्पेक्शन करूंगा, आप जीओसी हैं। सर अभी चलिए, ऑफ कोर्स। कम ऑन, ये कहकर मैं कुर्सी से उठा और कैप्टन वर्मा के साथ बाहर आ गया। हम एक फौजी जीप में सवार हो गए। जीप रेजिमेंटल सेंटर से निकलकर टीलों की जानिब रवाना हो गई। ये मैदानी इलाका भी था और पहाड़ी भी, कहीं घने दरख्तों के झुंड थे और कहीं पहाड़ी तोदे खड़े थे। हमारी जीप एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। ऊपर एक छोटा सा मैदान था, यहाँ 4 गार्ड पहरा दे रहे थे। हमारी जीप एक तरफ रुक गई। उन्होंने हमें सैल्यूट किया। कैप्टन वर्मा बोला, सर वो देखिए, वो सामने वाली टेकरी के अंदर प्रिया तोप का मोर्चा है। वेरी गुड, भगवान हमारी रक्षा करेगा। ये कहकर मैं कैप्टन वर्मा के साथ टेकरी की तरफ बढ़ गया। यहाँ टेकरी के अंदर एक गोल कमरा सा बना दिया गया था जिसके वस्त में एक बहुत बड़ी तोप नस्ब थी। तोप का आधा दहाना दीवार के एक सुराख से निकला हुआ था। गनमैन एक तरफ कतार में खड़े थे। कैप्टन वर्मा मुझे तोप के पास ले गया और इस पर हाथ रखकर बोला, सर ये लाहौर के दुश्मन है, इसका गोला यहाँ से फायर होकर लाहौर में तबाही मचा देगा। दूसरा गोला थोड़ा आगे और तीसरा गोला इसके जरा आगे। यूं हम 1 मिनट में लाहौर को तबाह कर देंगे और हमारे एडवांस ट्रूप्स लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। सर लाहौर ही पाकिस्तान है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ हम जानते हैं कि लाहौर ही पाकिस्तान है। प्रिया गन शिव भगवान की प्रतीक है। इस बार हम पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त देंगे। मैंने ऊपर से तो यही कहा, मगर दिल में नाउजुबिल्लाह पड़ने लगा। मैंने वाकई इतनी बड़ी तोप किसी जंगी फिल्म में भी नहीं देखी थी। गन का ब्रिज मेरे कद के बराबर था। ब्रिज में हवा के लिए सुराख बने हुए थे। ब्रिज में तोप की जान होती है, अगर ये खराब हो जाए तो तोप फायर नहीं कर सकती। मैं तोप का जायजा ले रहा था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। जीप में बैठकर हम अपने यूनिट की तरफ चल दिए। इस पहाड़ी रास्ते की तफसील मैंने अपने जहन में बिठा ली थी। यूनिट में आकर मैंने एमटी और लंगर खाने का मुआयना किया और फिर बैरकों के आगे धूप में टहलते हुए कैप्टन वर्मा से बातें करने लगा। मैंने जानबूझकर हैंड ग्रेनेड की मॉडर्न तकनीक का मौजू छेड़ दिया था। मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि आजकल यूरोप और दूसरे मुल्कों में नई वज़ा के दस्ती बम
और ज़बरदस्त धमाका खेज पेंसिल बम तैयार हो रहे हैं, जो कमांडो पार्टियां दुश्मन के इलाके में अपने साथ लेकर असला खानों में किसी खुफिया जगह लगाकर वापस आ जाती हैं। कैप्टन, एक बार मैं मीरठ छावनी एक मीटिंग में गया था, तो मुझे मालूम हुआ था कि हमारी इंडियन आर्मी को भी नई किस्म के पेंसिल बम वगैरह सप्लाई किए जाएंगे, मगर वो अभी तक हमारी जलंधर कैंट में तो नहीं पहुंचे थे। हमारी यूनिट में तो पहुंच गए हैं। हमने इनका नाम हनुमान चक्कर बम रखा है। मैंने खुश होकर कहा, वेरी गुड कैप्टन, हमारा दुश्मन बड़ा ताकतवर है और इसे जदीद असला मिल रहा है। हमें इसके मुकाबले के लिए हर तरह से अलर्ट और वेल एक्यूरेट रहना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान मैंने मालूम कर लिया कि हनुमान चक्कर नाम के पेंसिल बम यूनिट एमुनेशन रूम में पड़े हैं। चुनाचा शाम को अकेला ही इंस्पेक्शन करने के बहाने एमुनेशन रूम की तरफ निकल गया। मैं मेजर क्रिएशन था, मुझे असला खाने में दाखिल होने से कौन रोक सकता था। गार्ड ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी बैरक थी जिसके ऊपर सिवाय दफ्तर के कुछ नहीं था, मगर असलहे का ज़ख़ीरा ज़मीन के अंदर गहरी सुरंग में था। सुरंग की दीवारों के साथ साथ एमुनेशन के बड़े बड़े क्रेट लगे थे। गार्ड के 2 सिख सिपाही मेरे पीछे चल रहे थे। मैं एक एक क्रेट उठाकर देखता, इस पर लिखे हुए नंबर और यूनिट का नाम पढ़ता और ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता। आखिर एक जगह मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिल गई। एक लंबे क्रेट पर पी बम लिखा हुआ था। नीचे हिंदी में एमुनेशन अफसर ने हनुमान चक्कर लिख दिया था। मैं वहाँ रुक गया और गार्ड से कहा, क्रेट खोला जाए। फौरन क्रेट खोल दिया गया। अंदर स्याह रंग की 2-2 इंच की लंबी पेंसिलें पड़ी थी। यही पेंसिल बम थे और मुझे इन्हीं में से 1-2 की ज़रूरत थी। मैं एक माहिर फौजी अफसर की तरह इनका मुआयना करने लगा। 2 इंच का पेंसिल बम था, मगर वजन इसकी लंबाई के मुकाबले में ज़्यादा था। इसके ऊपर सिरे पर एक छोटा सा गोल डायल लगा हुआ था, साथ ही एक नन्हा सा सुर्ख बटन था। डायल में 1 से लेकर 4 तक अंग्रेजी में हिंद से लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि टाइम लैंप्स के लिए है। मैंने गार्ड से पूछा, इनके फ्यूज़ कहाँ हैं? गार्ड बोला, सर फ्यूज़ निकाल कर अलग रखे गए हैं। ओके, 4 हनुमान चक्कर हमारे ऑफिस में हाजिर करो, हम इन्हें चेक करेगा। फ्यूज़ अलग लाना ठीक है सर। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ असले के डैम से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। मैं जानता था कि कैप्टन वर्मा को मालूम हो जाएगा कि मैंने असला डैम का मुआयना किया था। चुनाचा मैंने ऑफिस में जाते ही इसे फ़ोन पर बुला लिया। इसके आने से पहले ही सिख गार्ड मुझे 4 पेंसिल बम और इनके फ्यूज़ लाकर दे गया था। ये मेरी मेज़ पर पड़े थे। कैप्टन वर्मा ने अंदर दाखिल होकर इन्हें देखा तो बोला, सर ये आपने मंगवाए हैं? यस कैप्टन, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। मैंने जलंधर कैंट में एक सीक्रेट मिलिट्री रिपोर्ट में पढ़ा था कि इसी किस्म के ऐसे बम भी इंपोर्ट हो रहे हैं जिनमें डिफेक्ट है। कैप्टन वर्मा एक पेंसिल बम उठाकर देखने लगा। ये बात है तो हमें हेडक्वार्टर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अभी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा, मैं इस किस्म के असलाह की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मैं इसे सुबह चेक करूँगा। और फिर मैंने कैप्टन वर्मा के सामने पेंसिल बम लोहे की अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। इसने दबी जुबान में कहा, सर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ये असला हमें अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कैप्टन ने उठकर सैल्यूट किया और बोला, वेट्स राइट सर। आप डिनर मैस में करेंगे क्या? तुम लोगों के साथ डिनर का लुत्फ आता है। थैंक यू सर। ये कहकर वो चला गया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ संजीदा हो गया था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं इसे शक तो नहीं हो गया। इसका एक ही इलाज था कि मैं अपने अमल को तेज़ कर दूं और कैप्टन वर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों के सामने रखूं। इसलिए मैंने रात मैस में अफसरों के साथ डिनर करना मंजूर कर लिया था। रात को खाने पर मैंने कैप्टन वर्मा को निगाहों से ओझल न होने दिया, मगर मैंने देखा वो खामोश और संजीदा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुमकिन है वो मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने वो ख़तरनाक हथियार जो सिर्फ कमांडोज के काम आता है अपने ऑफिस में क्यों रखा है। यह ख्याल जहन से झटक कर मैं इस रात शगुफ्ता मूड में हिंदू और सिख अफसरों से हंस हंस कर बातें करता रहा। दूसरे रोज़ मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि ताज़ा मिलिट्री डॉक आ गई। एक ख़त पढ़कर मेरा रंग उड़ गया। यह ख़त जलंधर छावनी के ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आया था। इसमें लिखा था कि मेजर कृष्ण अभी तक तिब्बी छुट्टी पर है, इसलिए वो एक और ऑफिसर मेजर चरणजीत सिंह को पोस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते की शाम पठानकोट छावनी के रेजिमेंटल ऑफिस पहुंचकर रिपोर्ट करेगा। मैंने ख़त जेब में रख लिया। फिर मैं उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। मैं बरामदे का जायज़ा लेना चाहता था। मुझे बाहर आते देखकर गार्ड एकदम अटेंशन हो गए। मैं वापस दफ्तर में आ गया और तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलकर 4 पेंसिल बम निकाले। वहीं अलमारी के पट की ओट में 2 बमों को फ्यूज़ लगाए और सुर्ख बटन आगे दबाकर छोटे डायल की बारीक सुई को 3 के हिस्से पर कर दिया।
दोनों बम मैंने अपनी जेब में रख लिए। बाकी 2 को कागज़ में लपेटा, अलमारी को ताला लगा दिया और दफ्तर से निकलकर एमुनेशन डंप की तरफ चल दिया। असले के ज़मीन 2 ज़ख़ीरे में उतरने लगा। गार्ड मेरे साथ हो लिया। मैंने इसे बताया कि मैं पेंसिल बम वापस रखने आया हूँ। मैंने क्रेट खुलवाया और जेब से बम निकाल कर इसे खोलने लगा। मैं गार्ड से बातें भी कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपने हाथ से रुमाल नीचे गिरा दिया और इसे कहा, जवान रुमाल उठाओ। वो रुमाल उठाने के लिए झुका तो मैंने दोनों बम क्रेट में पड़े दूसरे बमों के साथ रख दिए। सिख गार्ड ने अदब से रुमाल पेश किया। वेल जवान, क्रेट बंद कर दो, मैंने असला चेक कर लिया है। ओके, मैंने कहा। ठीक है सर। सिख गार्ड ने क्रेट बंद करके इसके ऊपर पथरी चढ़ा दी। मैं इससे यूनिट के बारे में इधर उधर की बातें करता हुआ असले के ज़ख़ीरे से बाहर आ गया। इस वक्त मेरी जेब में बड़े ही ताकतवर 2 पेंसिल बम पड़े थे जिनको 2 घंटे के बाद फट जाना था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था और मैं जितनी जल्दी हो सके बड़ी तोप प्रिया के मोर्चे में पहुंच जाना चाहता था, लेकिन कैप्टन वर्मा की मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मैं इसे यूनिट से बाहर किसी काम पर भेज देना चाहता था। चुनाचा मैंने फ़ौरन इसे फ़ोन करके बुलाया और कहा, कैप्टन, हमें घी की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं। मैं चाहता हूं तुम शहर जाकर घी कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से खुद मिलो और बात करो। सर, फ़ोन पर बात कर लेते हैं। ओह नो कैप्टन, तुम उन लोगों को नहीं जानते। घी की क्वालिटी में भी मुझे फ़र्क लगा है। तुम खुद जाओ। ओके सर, कैप्टन वर्मा ने सैल्यूट करते हुए कहा। इसके चेहरे पर वही पुरस्कार संजीदगी थी। ये मेरे लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म था। कैप्टन वर्मा चला गया तो मैंने उठकर दरवाजे पर गिरे पर्दे की ओट में झांक कर देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कहीं ये जीओसी जलंधर कैंट को फ़ोन न कर दे। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मेरी आंखें कैप्टन वर्मा पर लगी हुई थी। जीप में बैठकर इसने इंजन स्टार्ट किया और इसे दरख्तों के नीचे से निकाल कर यूनिट के गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो अहाते से निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया तो मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नए मेजर चरणजीत सिंह के चार्ज लेने में अभी 2 दिन पड़े थे। इसकी मुझे फिक्र नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि कहीं कैप्टन वर्मा शहर जाकर मिलिट्री पुलिस को फ़ोन न कर दे कि इसे मेजर कृष्ण पर शुबा है। कुछ भी हो सकता था। हालात करीब करीब हंगामी ही थे। एक बार मुझ पर मिलिट्री पुलिस ने हाथ डाल दिया तो फिर नजात नामुमकिन थी। वक्त गुजर रहा था और 2.25 घंटे बाद इन बमों को क़यामत खेज़ धमाके के साथ फट जाना था। कैप्टन वर्मा शहर जा चुका था। कम से कम मुझे तो यही यकीन था। अब इस किस्म के खदशात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैं उठने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। घंटी बज रही थी। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कैप्टन वर्मा। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, यस। दूसरी तरफ से भारी आवाज़ आई, मैं जलंधर कैंट रेजिमेंटल से कर्नल बहादुर राज मुखर्जी बोल रहा हूँ। यस सर। कैप्टन, तुम्हें हमारा ख़त मिल गया होगा। ओके। मेजर चरणजीत सिंह को सैटरडे को चार्ज लेना था, लेकिन हमने इसे कल ही भेज दिया है। वो आज तुम्हारे पास किसी वक्त पहुँच जाएगा। ओके। ओके सर, इधर यूनिट का जवान सब ठीक ठाक है। ओके सर। फ़ोन बंद हो गया। मेरी तो जान हवा होगी। एक मुसीबत को बड़ी मुश्किल से रवाना किया था और दूसरी मुसीबत शहर से किसी वक्त भी छावनी आने वाली थी। मेरा राज फाश होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया था, या यूं कह लीजिए कि मौत और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला रह गया था। अगर असली मेजर चरणजीत सिंह चार्ज लेने पहुंच गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरे लिए यहाँ से फरार होना भी नामुमकिन हो जाएगा, जबकि अभी मेरा मिशन भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरी जेब में पड़े पेंसिल बमों के फटने में 1.5 घंटा बाकी रह गया था। मैं अपने ऑफिस से निकल आया। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि अपने बैरक वाले कमरे तक भी जाता। मैं दरख्तों में खड़ी दूसरी जीप तक पहुंचा और तेजी से प्रिया तोप के मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। टेकरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7-8 मिनट लग गए थे। मेरी जीप देखकर वहां की गार्ड एमुनेशन अटेंशन हो गई। मैंने जीप से उतरते ही रोबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया, तुम लोग ड्यूटी से उधर उधर क्यों होता है? कैप्टन वर्मा को तुम्हारी शिकायत मिली। तुम यहाँ यूनिट में है जांगली लोग, उधर फिल्म देखने नहीं आया। ये कहकर मैं सीधा तोप के बंकर में उतर गया। गुजिज अटेंशन हो गए। मैंने इन पर रोब झाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें हुक्म दिया, चलो बाहर जाकर फॉल इन हो जाओ। वो एक कतार में बाहर निकल गए। अब मैं अपने शिकार के सामने तन्हा खड़ा था। वक्त किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ा जा रहा था। मैंने जेब से पेंसिल बम निकाले और इन्हें तोप के ब्रिज के सुराखों के अंदर आगे धकेल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।
फिर मैं तेजी से बाहर आ गया। बाहर चारों गुजन्स और चारों गार्ड फॉलन होकर अटेंशन खड़े थे। मैंने उन्हें मजीद डांटने के बाद ड्यूटी ठीक से देने की हिदायत की और फिर जीप में सवार होकर वापस चल पड़ा। पेंसिल बम मैंने ब्रिज के अंदर इस तरह गिराए थे कि इन बमों को कोई नहीं देख सकता था। अब मेरा प्रोग्राम जीप समेत भागने का था। बमों के फटने में 1 घंटा कुछ मिनट बाकी थे। मेरी जीप यूनिट के गेट के करीब पहुंच गई। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था और ऐसा ही हुआ। अभी मैं 1 फर्लांग भी नहीं गया था कि सामने से कैप्टन वर्मा की जीप आती दिखाई दी। मैं इससे बात किए बगैर निकलना नहीं चाहता था। ऐसी सूरत में इसका शक यकीन में बदल जाता और सारी मिलिट्री मेरे ताकुब में निकल खड़ी होती। मैंने जीप रोक दी। कैप्टन वर्मा जीप से उतर आया और बोला, सर कंपार्टमेंट रजिस्टर करा दी है, सब ठीक हो जाएगा, मगर आप किधर जा रहे हैं सर? मैंने कंधे उचकाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आंख मारकर कहा, मैं एक प्राइवेट काम जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। जवाबन कैप्टन वर्मा बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। इसका चेहरा वैसे ही संजीदा रहा। कहने लगा, ओके सर, मैं अभी वापिस आ रहा हूँ कैप्टन, डोंट वरी कहकर मैं जीप लेकर आगे निकल गया। मैंने अकब नुमा आईने में देखा कि कैप्टन वर्मा अपनी जीप के पास खड़ा मेरी जीप को देख रहा था, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जो काम करने आया था वो काम मैं कर चुका था। अब सिर्फ मुझे एक हवलनाक धमाके का इंतजार था। ये कुदरती बात थी कि धमाके के बाद छावनी की सबसे बड़ी तोप के परखचे उड़ जाते और वहां अफरा तफरी मच जाती। कैप्टन वर्मा को यकीन हो जाता है कि मैं ही वो एजेंट या तखरीबकार था जिसने तोप को पेंसिल बम से उड़ा दिया। इसी वक्त पठानकोट और अमृतसर की मिलिट्री पुलिस को खबरदार कर दिया जाता है कि एक पाकिस्तानी जासूस मेजर की वर्दी में मफरूर है, इसे गोली मार दी जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने घड़ी देखी, बम फटने में 1.25 घंटा रह गया था। मेरी जीप शहर में दाखिल हो गई थी। मैं सीधा स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 घंटे से पहले कोई गाड़ी अमृतसर नहीं जा रही। मैं फौजी जीप में अमृतसर तक सफ़र करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी वर्दी भी तब्दील करके आम कपड़े पहनने थे। मेरे पास सिवाय चंद 100 रुपयों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं से सिविलियन कपड़े हासिल किए जाए। मैं शहर के फैशनेबल बाजार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया। एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरी तरफ लपके। मैं अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था। बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतार दी और नए कपड़े पहन लिए। गले में एक मफरल भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज़ मेरी वर्दी पैक कर दें। दरअसल मैं एक ख़ास मिशन पर हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल हालात कैसे हैं। जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला। इसने फ़ौरन वर्दी पैक करा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी थी। अब एक और मुसीबत थी। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलूं। मैं सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के अकब में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये एक कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के पीले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जीप से उतर कर एक ऊंची जगह से छावनी की तरफ देखने लगा। यहाँ से छावनी काफी फासले पर नशीब में थी। उधर दरख्तों के झुंड थे और मुझे छावनी के बैरक्स दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरी आंखें इस समय लगी हुई थी। मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। 2 घंटा पूरा हो गया। मेरी घड़ी की सुई इस मुकाम पर पहुंच गई थी जिसके हिसाब से पेंसिल बमों को फट जाना चाहिए था, मगर छावनी की तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं परेशान हो गया। अगर बम न फटे तो मैं सारी जिंदगी दूसरी कोशिश न कर सकूंगा। इसके साथ ही जिस टीले पर मैं खड़ा था वो यूं लरस गया जैसे जलजला आ गया हो। इसके साथ ही बेशुमार परिंदों को दरख्तों से उड़कर फिजा में बुलंद होते देखा। इसके बाद एक और धमाका हुआ। पहला धमाका बड़ी तोप में दोनों ताकतवर तरीन पेंसिल बमों के फटने का था और दूसरा शायद धमाका वहां पर रखे गोला बारूद के फटने से हुआ था। छावनी की तरफ से अब सियाह रंग का धुआं एक बहुत बड़ा मरगोला उठकर आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। मैंने फरते मुसर्रत से मुठियां भींच कर लहराई, मगर साथ ही इस एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया कि मेरा पाकिस्तानी जासूस होना साबित हो चुका है और छावनी की फौज मेरी तलाश में निकल चुकी होगी। पठानकोट, अमृतसर और जालंधर शहर में मेरे बारे में तारें दे दी गई होंगी। इनके पास मेरी तस्वीरें नहीं थी, मगर मेरा हुलिया बता दिया गया होगा। मेरी तस्वीर मेरे मिलिट्री ID कार्ड पर लगी हुई थी। मैं भागता हुआ टीले से उतरकर
जीप के पास आया, लिफाफे में से वर्दी निकाल कर इसमें से अपना ID कार्ड निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर खेतों में चलने लगा। मेरी जेब में 200-250 रुपए थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।